अब सुनना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट, दैट इज इंट्रावीनस रूट। इंट्रा मतलब विद इन, द वीनस मतलब वीन, मतलब जब हम ड्रग्स को डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट करते हैं और वो ड्रग जो है ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, उसको हम इंट्रावीनस रूट बोलते हैं। मतलब कि ड्रग या फिर डोजेज फॉर्म जो है उसको हम जब वेन में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, ये वेन है, इसमें जब हम डायरेक्टली नीडल को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो वेन है ये सुपरफिशियल वेन होती है। मतलब जैसे हमारी हैंड्स में वेन होती हैं या फोर आर्म में जो वेन्स होती हैं हमारी, बेसिलिक वेन्स, फैलिक वेन वगैरह, वो मैं पढ़ा दूंगा। तो उन वेन्स में जब हम डायरेक्टली ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं और इन ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि ड्रग जो है डायरेक्टली जो है ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं समझ आ गया। यहाँ पे ड्रग्स को जब हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं वेन्स में और ये ड्रग जो है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं, उसको हम आईवी रूट बोलते हैं या फिर इंट्रावीनस रूट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो है, अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, इसका फास्टेस्ट एक्शन होता है। क्या होता है? फास्टेस्ट एक्शन होता है। मतलब क्योंकि जो ड्रग होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और जब ब्लड स्ट्रीम में ड्रग चला गया, यही तो हमारा काम होता है। देखो फॉर एग्जांपल ऑरली जब हम कोई भी ड्रग देते हैं, उसको पहले जाना पड़ता है, माउथ में रखते हैं, देन उसके बाद ईसोफेगस में चला जाता है, देन उसके बाद स्टमक में, देन इंटेस्टाइन्स में, देन उसके बाद वो कुछ ड्रग जो है वो लिवर में चला जाता है, उसमें तोड़ फोड़ होती है, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम, देखो कितना चलना पड़ता है। तो वहाँ पे इफेक्ट कब आएगा? बहुत देर से आएगा। लेकिन यहाँ पे ड्रग जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, तो यहाँ पे इफेक्ट जो है फास्ट होता है, तो फास्टेस्ट इफेक्ट होता है। जैसे आपने सुना होगा जो एड्रेनलिन जब हम एमरजेंसी में यूज़ करते हैं ताकि हार्ट अटैक जो है वो प्रिवेंट हो सके, विद इन सेकेंड जो एड्रेनलिन होता है वो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है, विद इन सेकेंड उसका इफेक्ट आता है। दैट इज़ वो रूट जो है, वो ड्रग जो है वो किस रूट के थ्रू दिया जाता है? आईवी रूट के थ्रू। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी इसके 100% होती है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या है? जितनी ड्रग दी उतनी एब्जॉर्ब हुई, जितनी ड्रग दी हम, जब हम ड्रग देते हैं, जितनी हम ड्रग देते हैं आईवी रूट के थ्रू, उतनी वो एब्जॉर्ब होती है। दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इसका 100% होता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं बायो अवेलेबिलिटी को, ब्लड स्ट्रीम में कितनी ड्रग जा रही है, मतलब इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो वो क्या है? वो क्या? बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्टली सारी ड्रग जो है किस में डाली जाती है? ब्लड स्ट्रीम में। तो इफेक्टिवनेस कितनी होगी? 100% होगी। बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी? 100% होगी। तो जैसे और रूट हो गया, उसमें कुछ लॉस होता भी है, बट आईवी रूट में जो है पूरी ड्रग यूटिलाइज होती है, कोई भी लॉस नहीं होता, इसीलिए बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% होती है इस ड्रग के। नाउ सूटेबल फॉर एमरजेंसीज, क्यों सूटेबल फॉर एमरजेंसी से क्यों होगा? क्योंकि मैंने पहले ही कहा, पेशेंट जो है अगर अनकॉन्शियस होता है, ऑलरेडी हम उसको ड्रग नहीं देता, वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आईवी से चूंकि तुरंत इफेक्ट भी होता है और अनकॉन्शियस पेशेंट को कोई काम खुद ड्रग नहीं लेना पड़ता, वो ले भी नहीं सकता, तो आईवी रूट उसके लिए जो है इमरजेंसी में यूज़ होता है, और अनकॉन्शियस पेशेंट में भी आराम से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल जो डोपामिन हम यूज़ करते हैं शॉक कंडीशन में, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, तो वो किस रूट के थ्रू हम देते हैं? वो भी आईवी रूट के थ्रू हम देते हैं। ठीक है, मतलब कि ये इमरजेंसी में एज मतलब इंपॉर्टेंट रूट होता है हमारे पास इमरजेंसी में। लार्ज वॉल्यूम जो है वो हम दे सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम ड्रग्स का, जैसे हमारे पास होता है डिहाइड्रेशन में जो है आईवी फ्लूइड, जैसे NS हो गया, नॉर्मल सलाइन, RL हो गया, रिंगल, लैक्टेट, ये सब दिए जाते हैं बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। तो वो हम किस रूट के थ्रू दे सकते हैं? आईवी रूट के। इरिटेंट ड्रग जो है वो हम इसके थ्रू सेफली दे सकते हैं। कुछ ड्रग्स जो है ऐसे होते हैं जो IM या फिर SC मतलब सबक्यूटेनियस रूट से देना जो है सेफ़ नहीं होता, तो वो भी आईवी रूट के थ्रू हम सेफली दे सकते हैं। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, डिसएडवांटेज सबसे पहला रिस्क होता है इन्फेक्शन का। किसका रिस्क होता है? क्योंकि अगर एसेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं किया है ना, तो फेलिबाइटिस मतलब वेन में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या फिर ब्लड स्ट्रीम में अगर ये जो है इन्फेक्शन हुआ तो सेप्सिस भी हो सकता है। दूसरी चीज़, इसमें जो है स्किल की ज़रूरत होती है और ये एक्सपेंसिव भी होता है। आईवी लगाना सबके बस की बात नहीं होती, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस जो है इसके लिए चाहिए होती है। स्पेशली चिल्ड्रंस की मैं बात करूँ या फिर नियोनेट्स की मैं बात करूँ, उनमें वेन जो है वो विजिबल नहीं होती, वेन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस बंदे को एनाटमी फिजियोलॉजी का कंसेप्ट सही से आता होगा, खासकर एनाटमी, कहाँ पे वेन होगी, कहाँ उसको मतलब सारी चीज़ें पता होगी इसके बारे में, वेन्स के बारे में, तो वही मतलब एक स्किल्ड पर्सन ही जो है वो दे सकता है। ठीक है, ये एक्सपेंसिव भी होता है, और हम घर में भी जो है इसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि ये हॉस्टल बेस्ड प्रोसीजर होता है। घर में हम अगर यूज़ करेंगे तो ये इसका रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। देन उसके बाद रिस्क ऑफ ओवरडोज भी होता है। ठीक है, क्योंकि ड्रग जो है वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है। ठीक है ना, सारी ड्रग हम ब्लड में ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा जो ड्रग होती है वो सारी जो है हम कहाँ पे डालते हैं? ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं, तो यहाँ पे ओवरडोज होने का ज़्यादा चांस होता है। ज़्यादा डोज देना जो है वो फेटल हो सकता है, मतलब इस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। से फॉर एग्जांपल मॉर्फिन ओवरडोज जो है उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, अगर हमने उसको प्रिकॉशसली जो है वो नहीं लिया।
देन उसके बाद जो है हमने कहा ये ओवरडोज भी हो सकता है, नॉट सूटेबल फॉर ऑल, हर एक के लिए जो है सूटेबल नहीं होता, एल्डरली, चिल्ड्रन या फिर डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स में जो है वेन ढूंढना बहुत टफ रहता है। तो इसीलिए जैसे चिल्ड्रंस हो गए, वीक वाले पेशेंट्स हो गए, उनमें हम ये रूट जो है वो प्रेफर नहीं करते। देन उसके बाद ड्रग्स कैन नॉट बी विड्रॉन, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमने एक बार ड्रग दिया वो वापस आ सके। ऑरल की बात करूँ या IM की बात करूँ, उनमें कुछ एक्सटेंट तक जो है हम मेडिसिन एब्जॉर्ब होने से पहले रिवर्स तो कर सकते हैं, बट IV की अगर मैं बात करूँ, इंट्रावीनस रूट की अगर मैं बात करूँ, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता। देन उसके बाद रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म, रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म मतलब कि अगर एक्सीडेंटली एयर जो है, हवा जो है सीरीज में चली गई, जिस सीरीज के थ्रू हम दे रहे हैं, अगर इस सीरीज में जो है हवा चली गई तो एम्बोलिज्म हो सकता है, दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है पेशेंट्स के लिए। अब कुछ एग्जाम्पल जो हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं, बहुत हज़ारों हैं, मतलब मैं कितने बताऊं, यहाँ पे कुछ लिखे हैं मैंने, इनको याद रखना, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल सलाइन जो फ्लूइड है, रिंगर लैक्टेट फ्लूइड है, ये हम इसके थ्रू दे सकते हैं, ठीक है, एज ये जो है एज फ्लूइड रिप्लेसमेंट होता है। डिहाइड्रेशन अगर किसी में होगी तो रिहाइड्रेट करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन देते हैं, वो इसी रूट के थ्रू देते हैं। एंटीबायोटिक्स, सेफ्ट्रेक्सोन जैसे हो गया, ये इन्फेक्शन को ट्रीट करने, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो यूज़ होता है, तो वो भी इसी रूट के थ्रू दिया जाता है। एड्रेनलिन जो एमरजेंसी में शॉक कंडीशन में यूज़ होता है, तो वहाँ पर वो जो है IV रूट के थ्रू दिया जाता है। मॉर्फिन जो सेवियर पेन कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, तो वो भी इसी रूट के थ्रू देते हैं। और शॉक कंडीशन में जब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है तो डोपामीन का यूज़ किया जाता है, वो इसी रूट के थ्रू दिया जाता है। देन उसके बाद कौन से ड्रग्स हम नहीं दे सकते, क्या कौन से ड्रग्स हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये ड्रग्स, ठीक है ना, कौन से ड्रग्स हम नहीं दे सकते, ये जो ड्रग्स होते हैं, जो ऑयली बेस्ड होते हैं या सस्पेंशंस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वेन को ब्लॉक कर सकती हैं। ये जो सस्पेंशंस होते हैं, इनके पार्टिकल जो ब्लॉक वेन्स को ब्लॉक कर सकते हैं, या जो लंग्स होते हैं हमारे, उनमें एम्बोलिज्म जो है कर सकते हैं, है ना, क्लॉट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसलिए ये इस रूट के थ्रू हम ये ड्रग्स जो है वो नहीं देते। देन ड्रग्स विथ नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। अब ये नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है? नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स का मतलब होता है ऐसे ड्रग्स जिनका सेफ डोज और टॉक्सिक डोज का बीच का जो गैप होता है, सेफ डोज, मैंने कहा ऐसे ड्रग्स जिनका सेफ डोज और टॉक्सिक डोज का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। यानी अगर थोड़ा सा भी, है ना, यानी अगर थोड़ा सा भी डोज जो है वो ज़्यादा हो गया तो वो टॉक्सिक हो सकता है, और अगर थोड़ा भी कम डोज दिया तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं आएगा, देयर इज़ डिज़ायर्ड इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए जो ड्रग्स जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है वो नैरो होता है, बहुत छोटा होता है, तो इन ड्रग्स को हमेशा जो है वो मॉनिटर करके एक्यूरेट डोज में जो है वो देना पड़ता है। समझ आ गई? ठीक है। अब आपने याद क्या रखना है, सिंपल सी बात है, जिन ड्रग्स का नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है उनको मॉनिटर करने के बगैर उन ड्रग्स को इस रूट के थ्रू नहीं देना। मतलब कि डोज में छोटी सी गलती से भी टॉक्सिसिटी हो सकती है, या फिर बॉडी के मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। ड्रग इंटरेक्शन की वजह से भी जो है वो डेंजरस इफेक्ट जो हमने देखने को मिलते हैं इन ड्रग्स में। किन ड्रग्स में? जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है वो बहुत छोटा होता है, नैरो होता है, ठीक है। इसमें कुछ ड्रग्स के आप नाम भी याद रख सकते हो, जैसे हमारे पास डाइगॉक्सिन हो गया, लिथियम हो गया, जैसे लिथियम टॉक्सिसिटी भी होती है, या फिर फेनिटॉइन हो गया, फेनिटॉइन। तो ये ड्रग्स आपने याद रखना है, इनका नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है। इनका क्या होता है? नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, NTI, ठीक है, ये याद रखना। इन ड्रग्स का याद रखना कि इनका नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है। देन उसके बाद ड्रग्स जो है वो ड्रग्स जो हेमोलाइसिस कॉज करते हैं उनको हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रग्स होते हैं डायरेक्टली हम किस में देते हैं? ब्लड स्ट्रीम में देते हैं। यहाँ पे RBCs होते हैं। हेमोलाइसिस, हेमो मतलब RBCs, या ब्लड लाइसिस मतलब तोड़ना। तो यहाँ पे ब्लड में जाके जो ड्रग्स RBCs को ही तोड़ेंगे तो हम किस लिए चाहिए, हम क्यों देंगे? तो वो ड्रग्स हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये RBCs को क्या करते हैं? तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं। इसलिए यह ड्रग्स जो है इस रूट के थ्रू हम नहीं देते। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।